नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। ये कहानी चल रही है मेरे और मेरे दोस्त मयंक के बारे में। मतलब इसमें मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो तो आप कह सकते हो कि नितिन अभी उतना तो भयानक नहीं हुआ था, लेकिन उसके साथ उसके घर में, उसके परिवार में जो हो रही थी चीज़ें, और मैं इस कहानी के माध्यम से आपको ये भी समझाने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बाई चांस किसी पर कोई टोटका किया गया है और गलती से उसके सॉल्यूशन में थोड़ी बहुत हेल्प आप भी कर रहे हो, तो आपको भी थोड़े सिम्टम्स अपने ऊपर महसूस हो सकते हैं, आपको भी कुछ चीज़ें दिख सकती हैं। अब कहोगे कि इसका पहला वाला पार्ट कहाँ है यार नितिन, अपने को नहीं पता, हमने तो सिर्फ ये वाली वीडियो देखा है। तो मैंने जो लिंक है इसका फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। एक मिनट, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स किधर मिलेगा नितिन? अरे रसोई है ना तुम्हारी, किचन है, रसोई में सबसे नीचे वाली शेल्फ है ना, उसके बराबर वाली दराज खोलो, ठीक है। अब वहाँ जो पीला वाला डिब्बा है ना, अरे भैया यहीं वीडियो के नीचे मिलेगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स किधर मिलेगा? ऐसे मेरे पास अपने मन से नहीं बोल रहा, लोगों के सवाल आते हैं कि आपने कहा था कि आपने पहले वाले पार्ट जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, वो किधर है? हमें वो डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा। मतलब थोड़ा सा मेरी टांग खींच रहे थे, गंदी बात। तो आप पहली बार आए होगे, मुझे लग ही रहा है, क्योंकि आपने लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कभी कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो कि आसपास के लोग आपके पैसे और रुतबे को देखकर कहें ये कोई 2 नंबर का काम है, मतलब बहुत खुशियाँ आए, आपकी सफलता आपके कदम चूमे, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। नमस्कार, जय भोले, मेरा नाम नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। शायद दूसरी बार बोल दिया होगा तो कोई बात नहीं है, बुजुर्ग हो गए, बादाम महंगे हैं, नहीं खा रहे हैं तो का बोल दिया है, कछु पता ही ना चलता है। तो अभी मैं लगाऊंगा इंट्रो, क्योंकि बनाया है इसलिए लगाएंगे भी। और हाँ, इंट्रो से याद आया बाबा, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि चाचा के रेडियो में तुम इंट्रो लगाना भूल जाते हो। बना ही ना है तो लगाएंगे कहाँ से? हमने अपने उससे बोल रखी है, जो हमारी एडिट करे है ना वीडियो, वो कह रही भैया बना दूंगी पक्का, और इस पक्के को 2 महीने बीत गए हैं। किसी दिन जोर दे देंगे तो फिर तो नहीं कह सकता कुछ, ठीक है। तो अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। जय भोले। आज की कहानी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मयंक और थोड़े बहुत मेरे बारे में भी है। मयंक के जब घर पे मैं था और वो मुझे फोर्सफुली बोल रहा था कि तुझे ये काम करना है, और अंकल ने मना कर दिया कि बेटा तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब तू घर जा। रात का 2:30 बज रहा था उस वक्त, और अंकल ने एक बात और बोली थी कि ये मयंक बात नहीं कर रहा था, और उसके चेहरे पर ना 1% भी मुझे किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन महसूस नहीं हो रहा था। कमरे में कुछ मुझे वैसी डरावनी चीज़ें नहीं महसूस हो रही थी, कुछ भी नहीं था। खैर मैं घर आया, मैं घर पे ये सब कुछ डिस्कस नहीं किया, और मैं चुपचाप बस गया, नहाया और सो गया। सुबह जो 6-7 बजे क्लाइंट का काम करना था वो निपटाने के लिए भाई हम अपने दूसरे वाले स्टूडियो गए, और वहाँ से फटाफट ये काम करके, मैं उस वक्त कितना बज रहा होगा, 8, सवा 8 बजे के आसपास का समय था। तो मयंक के जो ममा हैं उनका फ़ोन आया था, मतलब एक मिस्ड हो गया था कॉल। फिर उसके बाद मैंने हाँ जी आंटी, बेटा ठीक है, अंकल ने पूछा था। मैंने जी बिल्कुल ठीक, आप बताओ अंकल की तबीयत कैसी है? कह रहे हाँ ये तेरे अंकल तो अब ठीक हैं, लेकिन बेटा तू किसी को जानता है ऐसे पंडित जी जो घर आकर कुछ देख सकते हैं? मैंने वैसे वही पंडित जी आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, उनके पैरों में चोट लग रही है, चल नहीं पाएंगे, तो मैं एक बार उनसे बात करके आ सकता हूँ, हुआ क्या है? उन्होंने कहा बेटा सब कुछ फ़ोन पे तो बताना बड़ा मुश्किल होगा, पंडित जी को ले या दिखा देते हैं। मैंने सोचा पता नहीं कि ऐसा क्या हुआ है कि फिर भी मैं यहाँ से करीब 8:30 या 9 बजे के आसपास अपने घर पे बोलकर चला गया कि मुझे अब समय लगेगा थोड़ा सा, मयंक के पापा की तबीयत दिक्कत है। वैसे तो घर आ गए, डिस्चार्ज हो गए, घर पे कोई प्रॉब्लम है और किसी को लेकर आना था। तो पूरी बात मैंने घर पे बताई नहीं थी। मैं गया, पंडित जी को मैंने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे करके उसने मटकी वहीं फोड़ दी थी
और अभी मुझे पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन आंटी का फ़ोन आया था। पंडित जी ने कहा कि बेटा मैं चलूँगा, बस वहाँ से मेरी बैसाखी लेकर आ। वो जो बैथ टाइप की बैसाखी टाइप का था उनका, वो मैं लेकर आया। वो सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे यार, मतलब चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। मैंने उनसे कहा कि अगर आप कहते हो तो मैं कहीं से व्हील चेयर की अरेंजमेंट करूं, वो लेकर आता हूं। नहीं बेटा मैं चलूँगा। अब उन्होंने धीरे धीरे करके गाड़ी में आकर बैठे। कहते मयंक ने कल तेरे को चलते में कुछ बोला था। पहली बात मैंने ये नहीं बताई थी उन्हें कि उसने मुझे कहा था मटकी छोड़ के आने के लिए। मैंने फिर उन्हें जब गाड़ी में बैठे तो बताया कि हाँ पंडित जी उसने मुझे बोला था। कह रहे बेटा तूने उस मटकी को हाथ तो नहीं लगाया? मैंने कहा नहीं, उसने गुस्से में उसमें कमरे में फोड़ दी थी। पक्का तूने हाथ नहीं लगाया था? मैंने जितना मुझे ध्यान है मैंने तो हाथ नहीं लगाया। कह रहे वो अगर चौराहे तक भी चला जाता, पानी में ना छोड़ता, चौराहे को पार कर लेता या चौराहे पर फोड़ देता तो भी चीज़ें ठीक थी, उसने घर में गलत फोड़ी है। इनके घर में कुछ ना कुछ अपशगुन होने वाला है। अब मुझे जैसे ये बोले ना, अंकल की तबीयत को लेकर टेंशन होने लगा। यार क्या बोल रहे हैं ये पंडित जी? मैंने पंडित जी ये जो भी हो रहा है इसको रोका टाला नहीं जा सकता। कह रहे वो घर चल के पता चलेगा कि अभी हुआ क्या है और कितना हुआ है। हम उनके घर पर पहुंचे तो घर पे उनके कोई रिलेटिव भी आए हुए थे। मैं देखिए उनका रिलेशन आपको नहीं बता रहा, ये ना 4-6 साल से लगे हुए हैं मयंक के परिवार पर ब्लैक मैजिक करने में, लेकिन काम नहीं हो पा रहा था। आज स्थिति ऐसी है कि हल्का सा कोई करेगा तो पूरा घर खेल जाएगा। समझ रहे हो, इस घर का ऑरा इतना कमज़ोर हो चुका था, पूजा पाठ हो नहीं रही है, घर में प्रेत आत्माएं आ चुकी है, और जो पंडित जी ने उतारे के लिए उस प्रेत को बांध के घर से बाहर भेजना था वो यहाँ पर खुल और गया। थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे किसी प्रेत को बांधा गया, ठीक है, इस भयानक सी अद्भुत और अदृश्य शक्ति को मंत्रों के और अपने तरीकों से पंडित जी ने उसे एक जगह पे रखा। तो जब उसे बांधा जा रहा होता है तब वो बहुत कोशिश करता है कि यहाँ से किसी तरह निकल जाऊं, लेकिन ये उसकी हार है कि किसी पंडित ने उसे बांध दिया। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और मतलब बहुत परेशान कर सकता है अगर वो उस टाइम छूट जाए, और उसने मटकी वहीं फोड़ दी थी उसी घर में। तो अब तो उसका वो रूप दिखने वाला था जिसके लिए पूरा घर तैयार नहीं। इस कमरे में आते के साथ ही पंडित जी ने धीरे से मुझे बोला कि जो लोग बैठे हैं ये उसे मजबूत करने के लिए आए हैं, इन्हें घर से बाहर करो। अब मैं अपने दोस्त के घर गया हूँ और वो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन इतना भी हमारा वो हिसाब नहीं कि मैं भाई उसके रिश्तेदारों को कुछ बोल दूँ। हाँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे घर में आएंगे, रसोई में आएंगे, पराठे बनाएंगे, मुझे खिलाएंगे, और मैं उनके घर जाऊंगा तो ऐसे ही कर सकता हूँ। इतना हमारा फ्री एकदम हिसाब किताब है। लेकिन इस मयंक के साथ, और यार वो कोई रिश्तेदार आए हुए हैं और मैं जानता हूँ वो कौन है, पहले भी मिल चुके हैं भाई, बहुत समय से देख रहे हैं एक दूसरे को। अब मैं किससे बोलूँ? आंटी से कहूँ, अंकल से कहूँ? मयंक तो पता नहीं किस सुध-बुध में है। पंडित जी ने बस इतना बोला और उसके बाद कहते हैं कि मतलब उनके पिता को देखकर, अंकल को देखकर, आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ पंडित जी। और आपका कैसे आना हुआ? फिर मतलब आंटी आ गई और बोलती हैं कि मैंने बुलाया था घर में पाठ के लिए। पाठ अभी तो हुआ था कुछ समय पहले। हाँ वो अलग है, और ये मैंने आपके लिए बोला था जब आप अस्पताल जा रहे थे। अंकल ने कहा कि अरे छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुम, पंडित जी एक काम करेंगे, हम 2-1 महीने बाद कोई पाठ कराएंगे। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। अब यहाँ पे पंडित जी पूरा घर देखेंगे तभी कुछ हो पाएगा, और इन्होंने, अंकल ने मना कर दिया। वो जो रिश्तेदार आए हुए थे क्या बोलते हैं कि आइए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। मैंने एकदम उनका हाथ पकड़ लिया पंडित जी का। मैंने, पंडित जी एक मिनट, आपसे एक छोटी सी बात पूछनी है। हाँ बेटा बोलो। मैंने अंदर वाले कमरे में मैं जब गया था ना तो वहाँ मुझे कुछ बेचैनी सी हुई थी, कुछ डर लगा था। एक बार आप चल सकते हो जानबूझ के? मैंने ये बात बोली। पंडित जी का हाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई साहब आपके घर में अंदर तक जा सकते हैं? अंकल ने एकदम हाथ जोड़ दिए कि अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, पूरा घर देखो आप, और इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप देखिए जैसे आपको अच्छा लगता है। यहाँ मुझे, आंटी को और पंडित जी को थोड़ा सा सुकून मिला कि भाई घर तो देख लें एक बार कम से कम। ये मयंक पता कहाँ था? उसी कमरे में।
मैंने आंटी से पूछा, मैंने आंटी मयंक ऑफिस गया क्या? कह रहे नहीं ऑफिस वगैरह नहीं, वो उसी कमरे में है, सो रहा है। पंडित जी ने दरवाज़ा पहले नॉक किया, फिर धीरे धीरे जब खोला तो वो आंख खोलकर लगातार दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। लाइट जैसे ही ऑन करी उसने चेहरे पे हाथ रख लिया। पंडित जी ने लाइट बंद करी और पंडित जी ने बताया आंटी को कि ये जो आपके घर पे आए हुए हैं, पहले तो इन्हें भेजो। दूसरी बात ये, जहाँ बैठे हैं उनके पैरों के पास में उन्होंने कोई चीज़ डाली होगी, उसे घर के बाहर करो और उसे हाथ नहीं लगाना, ठीक है? झाड़ू से अपने गेट से बाहर करो इनको। लेकिन मैं ऐसे कैसे भेज सकती हूँ? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, अगर आप अपने पति और अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो ना तो करो। अब ये चीज़ जो है ना बहुत अजीब लग गई आंटी को। दोनों ही तरीके से एकदम डर लग रहा है कि क्या बोला इन्होंने, कि ये जो परिवार में आप क्या कर बैठ गया है ना, सामने 2 जने थे और उनका ड्राइवर बाहर था गाड़ी पे। अब ऐसे जाते के साथ ही कोई रिश्तेदार को बोलना बड़ा मुश्किल है यार कि तू हमारे घर से चला जा। भाई रिश्तेदारी में खटास आ जाती है और एक बार नोट पड़ गई ना, फिर वो स्मूथनेस रिश्तों में ख़त्म हो जाती है। अंकल से वो ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, अंकल की तबीयत का बड़ा ध्यान रख रहे हैं। और तो और बीच में एक बार बातों बातों में उन्होंने अंकल के थोड़े से पैर दबा रहे थे कि आप अपना थोड़ा ख्याल रखा करो। यार इतनी कोई केयर दिखा रहा हो और उसे कह दो कि घर से बाहर निकल जा, बड़ा मुश्किल है। अभी यहाँ पंडित जी बोल के हटे ही थे, तभी वो आ गई पंडित जी के लिए एक गिलास पानी लेकर। वो जो रिश्तेदार आए हुए हैं वो अपने घर वालों को पानी ना पूछे। पंडित जी पानी लीजिए। पंडित जी ने कहा कि बेटा आप जो कर रहे हो घर वालों को ना दिखे, मुझे दिखता है। आप ये पानी वापस ले जाके रसोई में रख दो, मुझे ज़रूरत नहीं है। वैसे आपका यहाँ आना क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे सोने दो ना, दरवाज़ा बंद कर दो। और उन्होंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा बंद कर दिया जिस कमरे में मयंक सो रहा था। अभी इस कमरे में अंदर आकर इन्हें चेक करना बाकी था। बाहर से संकल कुंडी लगाने लगी तो आंटी ने एकदम हाथ रोक दिया। क्या कर रही हो तुम? ये पंडित जी पूरा घर हमारा देख रहे हैं जरा, और आप बैठो, वहाँ जाकर बैठो ना बाहर। वो किलसती हुई सी, चिढ़ती हुई सी गई और वहाँ पे रसोई में कॉर्नर में गिलास रख दिया। पंडित जी ने फिर मुझे कहा बेटा नितिन गिलास लेके आई हो। मैं गया, चुपचाप गिलास उठाकर लेकर आया, वही वाला जो वो लेकर आई थी। आंटी को दिखाया कि अब भी मेरी बात पे यकीन हो रहा है नहीं हो रहा है। वो पानी प्योर जैसे ट्रांसपेरेंट होता है पानी, वैसा नहीं था। उसमें हल्का फुल्का बहुत ना के बराबर थोड़ा जैसे चूना डला हो, जैसे चौक होती है, इस तरह का कुछ था और वो ऊपर लेयर दिख रहा था। पंडित जी ने कहा कि दिख गया आपको, ये क्या है? आपके घर में साफ स्वच्छ पानी आता है ना, ये क्या चीज़ है? मैं आपको अब भी कह रहा हूँ, अपने घर में अगर मातम नहीं देखना तो इन दोनों को बाहर करो। ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, क्योंकि जो 2 हैं उनमें से एक लगातार भाई साहब के लिए कुछ पढ़ रहा है, और अगर वो चीज़ इस घर में छोड़ दी तो जो इसमें है और जो इन्होंने छोड़ी है, दोनों मिलकर यहाँ पर वो हिसाब किताब करेंगे कि आप इस घर को छोड़ने को मजबूर हो जाओगे और हो सकता है कि परिवार में सदस्य कम हो जाएं। आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला तो नहीं है। अब कैसे बताएं कि प्रेग्नेंट है? समझ रहे हो ना? पूरी कहानी शुरुआत से सुन रहे हो ना? अभी जैसे पंडित जी ने उन्हें आंटी को बताया, अब आंटी के दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि मतलब ऐसे कैसे मैं उन्हें बोल सकती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे घर से बाहर चले जाइए। लेकिन तभी ना कुछ फुसफुसाने की सी आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो पंडित जी ने कहा अब दबे पाओ, बिल्कुल कॉर्नर पे जाओ कमरे पे और देखो कि वो दोनों कर क्या रहे हैं। अब ये आंटी धीरे धीरे गई और वहाँ जाने के बाद मतलब आंटी की आवाज़ एकदम से आई कि ये सब क्या चल रहा है और ये सब क्या कर रहे हो? आप एक काम करिए, उठिए और अभी आप घर से बाहर जाइए। जो ये कह रही थी कि मैं कैसे इन लोगों को घर से बाहर कर सकती हूँ, तभी पंडित जी ने कहा कि बेटा जा और थोड़ा आंटी की मदद कर। मैं उठने ही वाला था तभी ये मयंक वाला दरवाज़ा खुलने लगा। खोलना, बाहर से बंद है क्या? खोलना। अब मैंने पंडित जी को देखा, पंडित जी ने इशारा करा तू जा आंटी को देख और मैं इसका दरवाज़ा खोलता हूँ। उन्होंने मयंक का दरवाज़ा खोला। मैं आंटी के पास तक आया ही था तो आंटी उन दोनों को ऐसे इशारा कर, और पता है उसके हाथ में क्या था? जो आदमी था वो तो पैरों की तरफ खड़ा था अंकल के, ठीक है, और जो आंटी थी वो सिर की तरफ खड़ी थी और उनके हाथ में एक लंबा सा धागा था और धागे के नीचे
एक अंगूठी टाइप की बंधी हुई थी, जैसे हम देखते हैं ना कोई हिप्नोटाइज करता है किसी को कि आप इसको देखते रहो, इस तरह का कुछ था। अंकल की आंखें ऐसी सुर्ख लाल हो रही थीं और वो कुछ बोल नहीं रहे थे, एकदम चुप थे, कोई उन्हें परेशानी नहीं हो रही थी, आंखें सुर्ख लाल थीं। आंटी ने बोल दिया तो वो चीज़ों को इधर उधर कर रहे थे कि नहीं नहीं हम तो किसी जगह गए थे, कोई पंडित जी ने कुछ मंत्र बताए थे, हम वो तो इनकी सेहत के लिए कर रहे थे। उन्होंने कहा हम भी जानते हैं कि आप कितना जानते हो पंडित जी को और कितना हमारे घर परिवार में सबकी सुख शांति और अच्छी सेहत की कामना कर रहे होगे, घर से बाहर चलो अभी। उन्होंने कहा भाभी जी इस तरह से तो बात मत करो, थोड़ा सा आप नियंत्रण रख के बात करो, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो किसी और के सामने। कह रहे किसी और नहीं, ये बेटा ही है मेरा। मैंने कहा अंकल आंटी घर में वैसे ही माहौल वैसा सा है, प्लीज़ आप लोग जाइए। तू कौन होता है मैं घर से बाहर भेजने वाला। तभी मयंक आ गया। मयंक क्या बोलता है, मैं तो हूं इस घर का, मैं तो बोल सकता हूं कि आप दोनों घर से बाहर जाओ। तुझे पता भी है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जो भी है आप मम्मी से इस तरह से बात नहीं कर सकते। वो आंटी को भी बहुत उल्टा सीधा बोलने लग गई थी और पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें, कौन कौन सी बातें बोल रही थी। आंटी की आंखों में, मयंक के जो मम्मा है उनकी आंखों में आंसू दिख गए थे, वो सब कुछ जब बोलना शुरू हुआ। अंकल की आंखें सुर्ख लाल हो रही हैं और ये चीज़ मयंक ने जब देखी तो बोलता है कि नितिन चाबी उठा और गाड़ी निकाल। मैंने क्या हुआ, पापा को अस्पताल लेकर चलूंगा यार, ये देखियो आंखें कैसी हो रही हैं। मैंने पहले तू अपना देख ले कि तेरा क्या हाल हो रहा है। मुझे क्या हुआ, मैं ठीक हूं। वो लोग घर से बाहर तो गए लेकिन बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए गए। पंडित जी ने उनको एक बात बोला था मयंक की मामा को कि ये दोनों जिस जगह पर बैठे हैं, जिस सोफे पे बैठे हैं उसके नीचे उन्होंने कोई चीज़ डाली है, उसे बाहर करना है। पंडित जी ने फिर आंटी को याद दिलाया। मयंक की मम्मा अंदर से झाड़ू लेकर आई और जब उन्होंने सच में जिस सोफे पे ये लोग बैठे थे उसको, मतलब जो भी चीज़ डाली उसे इन्होंने पैर से अंदर की तरफ कर दिया था। भाई साहब मतलब मयंक ने ज़बरदस्ती ये काम किया, उसे खोल कर देख लिया था। उसी वजह से मयंक को मेहंदीपुर बालाजी लाना पड़ा, वरना पंडित जी ने यहाँ नियंत्रण पूरा बना लिया था। जब आंटी उसे झाड़ू से हटा रही थीं, 2 पैकेट थे छोटे से, जैसे वाइट सा कोई कागज़ था, उसकी पुड़िया सी बना रखी थी और उसके अंदर अंकल की फ़ोटो थी कटी हुई दोनों में, और बहुत सारी चीज़ें ऊट पटांग भी रखी हुई थी। अंकल की जिनकी तबीयत ख़राब है ना, मयंक के पापा जो है, उनकी तस्वीर थी, एक भाग में ऐसे कटी हुई थी दोनों में। इसे गुस्सा आ गया, उन्हें फ़ोन मिलाने लगा, वो फ़ोन ना उठाएं। पंडित जी ने कहा कि बेटा अब जब चीज़ तुम्हारे सामने आ चुकी है उनसे थोड़ा सा रिश्तेदारी में गैप रखना, और ये जो लोग हैं कभी भी, अब ये चाहे सुधर जाए चाहे कुछ भी हो, चाहे हाथ जोड़ दें पैर पड़े, उसके घर से कोई भी सामान कभी ज़िंदगी में एक्सेप्ट मत कर देना, तुम्हारे घर को तबाह कर देंगे ये। पंडित जी ने यहाँ पर अपना पूजा पाठ शुरू करने के लिए थोड़ी जगह बनवाई। फिर यहाँ पे ना पूजा करके इन्होंने अंदर वाले कमरे में कहा कि जिसमें मयंक था उसी में पूजा होगी। मयंक ने वो सारी चीज़ें अपने हाथों से छू दी थीं, इसी वजह से पहली पूजा उस पर हुई थी। इस घर में सबके नाम की पूजा करी गई, जितने भी इस घर के सदस्य हैं, बड़ा भाई है, भाभी है, बच्चे हैं, दीदी, उनके बच्चे, सबके लिए पूजा पाठ किया गया था और ऑफ कोर्स मयंक के लिए तो हुआ ही था। फिर पंडित जी ने मुझे कहा कि बेटा तू भी यहाँ बैठ जा। मैंने पंडित जी मेरे साथ तो सब कुछ ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि तुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है। मैंने हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और मुझे किसी तरह का कोई भी भाई इशू नहीं लग रहा, कुछ मुझे चीज़ नहीं दिख रही, मुझे कुछ डर नहीं लग रहा, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। आंटी ने कहा कि बैठ जा, पंडित जी गलत नहीं कह रहे। मैंने लेकिन आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी ने कहा कि सामने मिरर है, जा देख कर आ। जैसे ही मैं चलने लगा पंडित जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं तू यहाँ बैठ जा, शीशे में देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हुआ क्या है? बेटा बैठ जा, पूजा में बैठ जा। मैं मतलब थोड़ा सा अजीब तरीके से बोलने लग गया कि भाई जब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों बैठूंगा पूजा में, और वैसे मुझे पूजा पाठ में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उतारे वाली चल रही है ना, रिलेटेड विद प्रेत आत्माएं। मैं ऐसे में आपको पहले भी बोला है कि जब उतारा हो तो जगह छोड़ दो, समझ रहे हो? तो कोई दिमाग में ना मैं अपनी तरफ से मतलब सीधा सीधा बता रहा हूँ यार आप लोगों को। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस परिवार ने ये सोच लिया हो कि सारी समस्याएं ये बाहर का है, इस पर छोड़ दो। मेरे मन में आया था 1%, मैं गलत नहीं बोल रहा, और क्यों छुपाऊँ आपसे, जो है जैसा है वैसा बता रहा हूँ। फिर पंडित जी ने कहा कि फ़ोन निकाल अपना।
फ़ोन मैंने दिया, उन्होंने कैमरा ऑन करा, यहाँ फ़ोटो खींची मेरी और मुझे कहते हैं क्या है ये। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब मस्सा होता ना बहुत बड़ा सा, उसका मतलब शरीर पे होना और फिर उसका हटना तो एक निशान बनता है। उस तरह का बड़ा ब्लैक स्पॉट गोल एकदम सर्कल में एक बड़ा सा मस्सा टाइप का था मेरे यहाँ। मेरे वैसे आप देखोगे कुछ भी निशान निशान नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे मेरे एक बहुत बड़ा सर्कल, जैसे 10 का सिक्का होता है ना, इस तरह का सर्कल था। मैंने उस फोटो को जूम वगैरह करके देखा, मैंने ये क्या चीज़ है। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा यार। मैंने इन लोगों का लिया दिया खाया नहीं, मैंने कोई भी चीज़ जिस पर क्रिया करी गई थी छुई नहीं। जो कागज़ उठाकर खोल कर देखा था वो मेरे दोस्त ने। मेरा सिर्फ इस घर में होने की वजह से मुझ पर कोई चीज़ आ रही है। जब यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा था ना, सभी लोग बैठे थे मतलब घर के, और सबसे पहली पूजा मयंक पे हुई थी। मेरे बाद फिर उन्होंने मयंक को बुलाया कि बेटा बैठ जा। मयंक ने कहा कि पंडित जी अभी ये सब मैं करके तो उठाऊं। उन्होंने कहा बैठ जा बेटा, अभी तेरे पर एक नहीं है। इस घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी समझ के बाहर हैं। तब मुझे वो जो जगह है, जो ज़मीन है, गर्म और ज़्यादा महसूस होने लग गई। कहानी की शुरुआत में अगर आपको ध्यान हो तो इस कमरे के अंदर आते के साथ ही मौसम एकदम ठंडा हो जाता था, जैसे बहुत सारे एसी चल रहे हो। और एक पर्टिकुलर कॉर्नर ऐसा था जिस पर जाकर आप नंगे पैर खड़े होते हो तो हाँ महसूस होता है ज़मीन गर्म है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। पंडित जी ने मुझसे बोला ये चीज़ चेक करने के लिए कि बेटा चप्पल वगैरह तो उतार रखी है ना, पूरे कमरे में कोने कोनों में थोड़ा चल कर देख। मैं जब चल रहा था पूरे कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल था, मतलब ठंडा तो था लेकिन सिर्फ एक कॉर्नर पे वो हिस्सा गर्म था। पंडित जी ने देखा, देखने के बाद पूछा आंटी से कि यहाँ पर पहले कोई चीज़ थी, कोई सामान था। उन्होंने कहा हाँ पहले यहाँ पर डेस्क थी, टेबल, और वो हटाकर मयंक के कमरे में हमने करा दी है। उन्होंने कहा वो जो टेबल है उसको भी घर से बाहर करो और इस कोने को हमेशा खाली मत रखो, इस कोने पे कुछ ना कुछ लाकर सामान रखो। आंटी ने कहा कि जैसे क्या चीज़ रख सकते हैं? घर में कोई भी फ्लावर पॉट हो वो ले आना। तो आंटी अंदर गई और एक फ्लावर पॉट लेकर आ रही थी, और वो आर्टिफिशियल जो होते हैं। पंडित जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इस कमरे में जागृत चाहिए, मतलब कि ओरिजिनल जो होते हैं असली फूल, असली पौधे, ये आर्टिफिशियल नहीं चाहिए इस वाले कमरे में, बिल्कुल भी नहीं। फिर आंटी ने मुझे बोला कि एक बाहर गमला रखा है, थोड़ी हेल्प करा और उसे उठाकर दोनों लेकर आते हैं। मैं गया तो जब उठाया पंडित जी ने फिर तेजी से आवाज़ दी कि नितिन एक बार इधर आ। मैं आया, कहते हैं कि तुलसा मत लाना। मैंने कहा ठीक है। इत्तेफाक से जिस पौधे को उठा रहे थे ना उसमें तुलसा भी थी, मतलब 2 पौधे एक साथ लगे हुए थे जिसमें एक तुलसा भी थी। मैंने मना कर दिया कि वो मना कर रहे हैं पंडित जी की तुलसा नहीं लाना है इस कमरे में। तो मनी प्लांट था। मनी प्लांट तो इंडोर आउटडोर दोनों में चलता है और पौधों के बारे में मुझे थोड़ा सा पता भी है। मनी प्लांट का एक पौधा लेकर मैं आंटी को बोल दिया कि आप रुकिए, रख कर आया। तो पंडित जी ने कहा पौधे की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कि क्षमा मांगता हूँ। मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या हुआ है। भाई साहब आधे घंटे में उस पौधे के एक एक पत्ते को जमीन पे देखा है हमने। सारे पौधे, सारा पेड़ जो है मतलब सिर्फ स्टैंड रह गया था, एक एक पत्ता जमीन पर गिरा हुआ था और सारे पत्ते पीले पड़ गए थे। और पीला कब पड़ता है? जब खाद पानी अच्छा ना पहुंचे, मान लेते हैं। धूप ज़्यादा लग जाए, मान लेते हैं। लेकिन अभी जो मैं पौधा उठाकर रख कर आया हूँ, आधे घंटे पहले ये पूरा हरा भरा था। कमरे में धूप कहाँ से आ गई? इस कमरे में जो ऊर्जा है वो बर्दाश्त के बाहर थी। अंकल थोड़े थोड़े नॉर्मल हुए थे, उनकी आंखें थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी। मयंक पर भी चीज़ थोड़ी हल्की होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो उठे, काम वाम करने लगे, कुछ भी काम करता है जैसे, उसके बाद दोबारा से उसके ऊपर कुछ ना कुछ। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा मैं तो नहीं जा पाऊँगा, मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजूँगा, यहाँ से मेहंदीपुर जा सकते हो तुम? मैंने अभी? कह रहे हैं आज ही जाना होगा। जो ये वाली पूजा हुई है ना, इसमें आपको 24 घंटे के भीतर बाबा के सामने पहुंचना होता है। अब आंटी ने मुझे देखा और मतलब वो बड़ा अजीब लगा मुझे, हाथ जोड़ने लगी कि क्या तू जा सकता है? मैंने कहा आंटी ये सब नहीं करो, भाई जैसी वाली बात है ना, हम जाएंगे। और पंडित जी ने कहा कि तू अकेला नहीं ले जा पाएगा और दोस्त चाहिए। तो एक हमारा दोस्त है
और उससे बोला मैंने, उसने कहा हाँ हाँ मैं चल सकता हूँ, और ये सब कुछ मयंक के साथ कब से हो रहा है और बताया क्यों नहीं मुझे। मैंने भाई समझ नहीं आ रहा चीज़ कहाँ से शुरू हुई है और कैसे शुरू हुई है। अंकल आंटी ठीक हैं, भैया तो इंडिया में थे ही नहीं जो मयंक के बड़े भाई हैं। दीदी को मना ही कर दिया था कि दीदी नहीं जाएंगी, और बच्चों की वजह से भी ठीक है कि कौन सी चीज़ किस पर भारी पड़ जाए। अब यहाँ पे हम हो गए 4-5 दोस्त। पंडित जी हंसकर कहते हैं कि बेटा तुम सारे इतने गाड़ी में, ये कहाँ बैठेगा। तो फिर एक हमारा दोस्त है वो बोला कि पंडित जी चिंता ना करो, मेरी गाड़ी में 7, 8, 9 आराम से बैठ जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं, हम मयंक के साथ जाएंगे। मयंक को इस घर से बाहर लाने में हम पांचों की ताकतें कम पड़ रही थीं। लेके जाना तो बहुत बड़ी बात हो गई। कमरे से बाहर, जिस कमरे में पूजा हुई है ना, उसकी चौखट पकड़ ली इसने, और चौखट पकड़ने के बाद पंडित जी की तरफ देखकर अजीब अजीब तरीके से घुर्रा रहा था, बात कर रहा था। तो हम जो 5-6 लड़के थे जाने वाले, उनमें से 2 लड़के डर गए कि भाई ये सब कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे था कि दर्शन के लिए जा रहे हैं, और मेहंदीपुर, पहले तो घर वालों ने कहा कि भाई मेहंदीपुर जाने में थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, वहाँ जो भी जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं होता, मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बाबा के दर्शन करने जाते हो ना, तो ये मत सोच के जाओ कि हम पे कोई भूत प्रेत का साया होगा तभी हम जा सकते हैं। नहीं है भाई, धन्यवाद के लिए भी आप कभी कभी ईश्वर के दर्शन कर लो तो बेहतर रहेगा। भाई अब रह गए थे गाड़ी में सिर्फ हम 3, हाँ चौथा वो था, 4 लड़के थे और एक मयंक था। इस चौखट से जब बाहर नहीं आ रहा था ना, पंडित जी ने रसोई से 3-4 चीज़ें मंगवाई और 2 नींबू, कि दोनों नींबू पे इसके पैर लगवा दो, बस ये अपने आप इस कमरे को छोड़ देगा। ज़बरदस्ती कर रही भाई साहब, पैर उसका, और ये बोल दिया था पंडित जी ने जो चीज़ पढ़ने के बाद नींबू उसके सामने रखा था कि नींबू को उसके पैर पे नहीं छुआना है, इसका पैर उठाकर इस नींबू पर रखो। हमने ये काम किया। उसके बाद एकदम मयंक क्या बोलता है, अरे यार छोड़ो, क्या मुझे खींच खांच के कहाँ ले जा रहे हो भाई। मैंने कहा हम सब मेहंदीपुर जा रहे थे। अच्छा तो मुझे बताते यार, मैं भी चल लेता। मम्मा मेरे को जाना चाहिए क्या। हाँ बेटा तेरे को जाना चाहिए। अच्छा मैं अपनी गाड़ी ले लेता हूँ यार, थोड़ी एवरेज भी अच्छी हो जाएगी, अभी नई खरीदी है, लंबा जा नहीं पाया हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, लड़के ज़्यादा हैं ना तो तेरी गाड़ी में आ नहीं पाएंगे। अच्छा तो क्या हुआ, कौन कौन जा रहा है। मैंने सभी का प्लान बन रहा था। पंडित जी ने इशारा करा कि अभी फ़िलहाल इस पर जो चीज़ है वो हल्की पड़ी है, तुरंत ले जाओ, इसे गाड़ी में बैठाओ और इसके हाथ और पैर बांध लेना, अच्छे से पकड़ लेना, ये गाड़ी से कुछ भी कर सकता है उतरने के लिए। हम मेहंदीपुर बालाजी जितने समय में पहुंच सकते थे उससे हमें बहुत ज़्यादा समय लग गया। अगर 2 घंटे में पहुंचते हमें लगे 5, 5 में पहुंच सकते थे लगे हमें 10, 10 में पहुंच सकते थे हमें 12 लग गए। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। वहाँ पे जाने के बाद भाई साहब जो इस पे खेल शुरू हुआ, पंडित जी को हम हर 15 मिनट में मंदिर पे क्या हो रहा है, हम बाहर खड़े हैं, सब बता रहे थे। वहाँ से आने के बाद लड़का बिल्कुल ठीक है, और 1 मिनट, आने के 2-3 दिन बाद नहीं, मेहंदीपुर से जब चले हैं सीमा पार होने से पहले लड़का बिल्कुल ठीक था। मयंक जो है, अंकल बिल्कुल ठीक हैं, आंटी ठीक हैं, दीदी ठीक हैं, उनके बच्चे ठीक हैं, हस्बैंड ठीक है, और जो बड़ा भाई मतलब बाहर रहता है वो भी बिल्कुल ठीक है, किसी पर भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो कमरा जो है, उस कमरे के अंदर सामान भी रखा गया है, वो घर भी वही है और कॉर्नर भी वही है, लेकिन वहाँ पर रखी हुई कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ठीक रहे। और हाँ एक चीज़ और मैं बताऊँ, पड़ोस में इनके ना कोई शादी थी तो उनका कुछ सामान रखने का जगह नहीं बन पा रहा था, तो आसपास के लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए अपने घर का कोई कमरा दे देते हैं। इन्होंने इस वाले कमरे को दे दिया था। उनका सारा राशन, जितनी भी चीज़ें इस कमरे के अंदर रखी थी, उस कॉर्नर से लगाकर, भाई रखने वाले को क्या पता कि कहाँ रखना है कहाँ नहीं, तो कॉर्नर दिखा वहाँ रख दिया, है ना। सब कुछ खराब हो गया था, सारा खर्चा इस कमरे में जो भी सामान खराब हुआ था अंकल आंटी मयंक को उठाना पड़ा। और ये कैसे हुआ था नहीं पता। इनके पूरे घर में आपको ढूंढे से छिपकली चूहे नहीं दिखेंगे, लेकिन उन सामान में भर भर के चूहे और छिपकली दिखी थी। चीज़ें तो खैर सारी ख़राब हो गई थी, खाने की थी, कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे लोगों को देने के लिए, वो सब खराब हो गया था मतलब। और जिनके घर में शादी वाला फंक्शन था उन्होंने 2 बातें भी सुना दी थी, बता दी थी कि मतलब आप साफ़ सफाई नहीं रखते हो, और खैर आप किसी की मदद करते हो तब तक तो आप ठीक हो, लेकिन अगर बाई चांस मदद करते में आपसे कोई गलती हो जाए तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, गलत इंसान कोई नहीं। आज ये सब लोग ठीक हैं।
और मैं बस आपके साथ ये इसलिए शेयर करना चाहता था क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब अंकल से फ़ोन पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बेटा ये जो हमारे साथ हुआ है, क्या ये भी तुम लोग शामिल कर सकते हो अपने में कहानी बताते में? मैंने जी बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने 2 पार्ट नहीं बताए हैं, ठीक है। वो जो परिवार रख कर गया था सामान, वो अगले दिन फिर आया था। जब मेहंदीपुर बालाजी से हम आ गए ना, वो फिर आया था, हाथ जोड़ रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, मिठाई का डिब्बा लाए थे और बहुत सारी और भी बातें, लेकिन आंटी ने गेट से अंदर नहीं आने दिया। अंकल ने भी सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं, अंकल ने भी बोल दिया कि भाई साहब हाथ जोड़ता हूँ, आप हमारे मत आया करो। पूरे घर का वातावरण थोड़ा सा टेंशन में हो जाता है। खैर, ये भी पक्का पता है, जैसा पंडित जी ने बताया, कि उनका प्रयास बंद नहीं होगा क्योंकि इस परिवार का ऑरा बहुत कमज़ोर है। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।